तो अब की बार किसकी सरकार, जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसका उत्तर आपको टैली में नजर आ रहा है। 3 नंबर सिर्फ याद रखिए, 208, 28 और 7। ये रुझानों में नंबर लगभग स्पष्ट हो चुके हैं और ये पूरी संभावना है कि इसी ट्रेंड पर आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आरजेडी सिर्फ 24 सीटों पर आगे है। नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सीटें जरूरी हैं, तो यहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। आरजेडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत दूर की बात हो चुकी है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, क्योंकि कानून के मुताबिक कुल सीटों में से 25 सीटें आरजेडी को हासिल होनी चाहिए थी। अगर 25 सीटें भी नहीं आती तो नेता प्रतिपक्ष मिलना बिहार के लिए मुश्किल हो जाएगा, जो कि एक और बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए हो जाएगा। लेकिन अभी इसी बीच अपडेट यह है कि 24 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। कुल चाहिए 25 सीटें, संभावना यह है कि 24 से कम भी हो सकती हैं। इसी बीच दानापुर से अपडेट आ चुकी है। दानापुर से रामकृपाल यादव जो हैं वो लगभग जीत की तरफ अपनी सुनिश्चित हो चुके हैं। रामकृपाल यादव दानापुर से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से जीत का अंतर लगभग 9000 के आसपास उनका हो चुका था। 12वें राउंड के बाद रीतलाल यादव उनके प्रत्याशी थे सामने लड़ने के लिए, और अभी लगभग जब 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है तो संभावना यह है कि लगभग 10 से 10,500 के आसपास का अंतर के साथ में रामकृपाल यादव आगे बढ़ रहे हैं। बिहार से अपडेट लगातार आ रही है। मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि स्क्रीन के चारों तरफ लगातार आप निगाह बना के रखिए, क्योंकि ना सिर्फ पार्टी बल्कि प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस भी आपको लगातार अब दिखा रहे हैं। रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। दानापुर का चुनाव जीते हैं। दानापुर की महान जनता को मेरा प्रणाम, और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए को, नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के जोड़ी को प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद के रूप में मिला है, पूरे बिहार की जनता को भी अपने तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। रामकृपाल यादव के बारे में आपको बता दें कि रामकृपाल यादव की ये जीत इस मायने में बड़ी है कि पहली बार रामकृपाल यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले वो सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, एक समय में लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं। जब उनको टिकट नहीं मिला था तो उस वक्त रामकृपाल यादव ने पाला बदला और बीजेपी में चले गए मनोज सिंह जी। अब एक तस्वीर और भी है, सिचुएशन जो बन रही है कि अब माइनस नीतीश भी बीजेपी चाहे तो सरकार बना सकती है। जी, मैं पहले भी आपको इस पे गौर करने के लिए कहा था कि ये पहली बार हो रहा है कि विदाउट नीतीश भी सरकार बनते हुए दिख रही थी। नहीं तो होता क्या था कि यदि या एनडीए बनाए या महागठबंधन बनाए, उसमें नीतीश की आवश्यकता पड़ती थी। ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में 17 साल के बाद देखने को कि बिना नीतीश कुमार भी ये सरकार बनते रहे। और वो आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कि 6 सीटें और ऐसी है, हो सकता है कि उसमें बीजेपी आए तो ये 100 के आंकड़े पे आ जाएगी। और सबसे सोचिए कि 101 सीटों पे चुनाव जो बीजेपी लड़ी है और वो 100 सीटों के ऊपर जा रही है, तो एक अपने आप में भी इतिहास है। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि बीजेपी नहीं कह रही है कि ये तो पहले से तय था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। अभी भी बनाएंगे, नहीं है, अभी भी बनाएंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन आगे का जो होगा वो बीजेपी का मुख्यमंत्री। ऐसा मिड टर्म चेंज को लेकर के कुछ देर पहले जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया, नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। हाँ, 100% 2 मिनट के अंदर ट्वीट डिलीट किया गया। फिर कहा कि बिहार की और एनडीए की जीत है जी। तो ये जो ट्वीट का परिवर्तन हुआ है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की टीम की अपनी मर्जी से तो नहीं हुआ है सर। अब ये प्रेशर की पॉलिटिक्स पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दूसरी बात तो मैं बताऊं प्रशांत किशोर जी के लिए, जो 0 पे आए हैं, प्रशांत किशोर जी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता तो बीजेपी के लिए नुकसान। सर कि अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे? फर्श पर रहेंगे तो जमीन से जुड़े रहेंगे, वही हुआ उनके साथ। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि यदि जेडीयू का 25 सीट आएगा तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। सारे पत्रकारों को लिख कर दिया था उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई इस बार नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यदि वो बनते तभी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उनके किस बात पर उन्होंने एक बात और कही थी कि तेज प्रताप यादव, देख लीजिएगा, लिख कर दे रहा हूं कि आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो पार्टी अलग बना दी और वहां से भी चुनाव वो काफी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त ये विधानसभा की जो स्थिति है, जो रुझान है, जो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से विधानसभा आपको नजर आएगी। बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 206 सीटों के साथ, आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन 30 सीटों के साथ, जेएसपी जनसुराज पार्टी खाता भी नहीं खुला, अदर्स के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही, जिसमें से 6 सीटें अगर आप मान लीजिए जहां पर एआईएमआईएम लीड कर रही है, तो ये अदर्स के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कहा कि जो स्ट्राइक रेट है 80 का, 90 का, 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 94 जीत गए। थोड़ी देर पहले शिवम त्यागी भी थे, उन्होंने भी ये उदाहरण दिया था कि 1984 में 404 सीट कांग्रेस की आई थी लोकसभा में। एक मैसिव विक्ट्री थी आपकी।
सुरेंद्र जी, प्रत्युष के सवाल का जवाब आप दें सर, उसके साथ बताइएगा कि बहुत गौर से काफी देर से आप कुछ पढ़ भी रहे हैं सर, तो पढ़ क्या रहे हैं? देखिए, फिर से मैं एक बात बताऊं आपसे, दो चीजें बड़ी साफ समझ लीजिए। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी, और इंदिरा गांधी जी की हत्या के रोष का वो चुनाव था। अगर उसको भी अगर आप वर्तमान के चुनाव से जोड़ के देखते हैं तो ये आपका वैचारिक दरिद्रता है और कुछ नहीं है, और अपनी बेईमानी को सही साबित करने का एक नजरिया है, तरीका है, और कुछ नहीं। आज की डेट में आपने बेईमानी की, आप जानते, हो सकता है आप न जानते हो, मैं आपको मतलब टीवी चैनल को नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं। आप हो सकता है न जानते हो, आपके आका जानते हो, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई न तो कहीं पर किसी की हत्या हुई है, न कहीं कोई शहीद हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, बिहार का जंगल राज, 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी जा रहे हैं, सारी चीजें उनके खिलाफ हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप 90-95% का स्ट्राइक रेट ला रहे हैं तो ये तो चमत्कार है, जादू है, और ये ज्ञानेश गुप्ता जी हैं कहीं ना कहीं। तो अब हम इस बात पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये आशंका है कि लोकतंत्र के लिए मुकेश केजरीवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप तो बहुत ही संभल के और बहुत अच्छी बातें करने वाले प्रवक्ता हैं। सुबह से मैंने देखा आपकी पार्टी से कम 5 प्रवक्ता आए, और मैं तो देखता हूं इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी मैंने जाके देखा ये नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता, और वो कहते रहे, आपके सारे प्रवक्ता कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई, पर क्या, अच्छा, एक आपने ज्ञानेश गुप्ता बोला और एक ने ज्ञानेश कुमार बोला, बाकी सभी एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। तो कहीं आपने वो कुमार छोड़ दिया और किसी ने गुप्ता छोड़ दिया, बाकी इलेक्शन कमीशन की साइट पे ज्ञानेश कुमार है, अब तक ज्ञानेश कुमार समझते थे, ये क्या है? थोड़ा सा इसको पहली सा लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मुकेश जी, अगर कोई ज्ञानेश गुप्ता है तो ज्ञानेश गुप्ता को गुप्ता कहने में कहीं कोई बुराई तो है नहीं। हिंदुस्तान का समाज जैसा है, आप केजरीवाल लिखें, आप कोई क्या नाम मुकेश ट्रंप तो लिखे नहीं है, मैं सुरेंद्र राजपूत लिखा हूं, मैंने कोई मुकेश क्या नाम सुरेंद्र क्लिंटन तो लिखा नहीं है। तो ज्ञानेश गुप्ता को ज्ञानेश गुप्ता कहने में दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं, जैसे आपने सुरेंद्र राजपूत लिखा, आप तो मैंने आपका नाम तो नहीं बिगाड़ा ना, मैंने तो उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगाया। नाम जो होता है, जो आदमी खुद तय करता वही, अब वो तो ज्ञानेश कुमार लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की साइट पे, फिर मैंने देख लिया आपके सारे 5 प्रवक्ताओं को सुनने के बाद, ये अलग से नाम क्यों? ये वैसा ही साउंड करता है जैसा आरएसएस और बीजेपी वाले, जब बहुत बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म हुआ था, लिंगदो ने किया था, वो जेएम लिंगदो हम लोग जानते थे, लेकिन सभी नाम चबा चबा के बोलते थे, जेम्स माइकल लिंगदो, तो वही वाली स्क्रिप्ट आज आप लोगों ने लिखी है। ये गुप्ता से क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपको मैं बताता हूँ। आप अगर उनकी क्या नाम सिविल सर्विसेज की वो देखेंगे, तो अगर आप सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो ज्ञानेश कुमार और जाति गुप्ता है, और मेरे ख्याल से मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहूँ, ज्ञानेश कुमार जी कहूँ या ज्ञानेश गुप्ता जी कहूँ, तीनों बात एक है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है, लेकिन 90% लोग मुझे सुरेंद्र राजपूत कहते, तो मैं अपने नाम को बिगड़ा हुआ नहीं मानता, या 10% लोग मुझे